हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सैमुअल्सन्स मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। तो बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल्स के टॉपिक्स में मैंने पीछे डिस्कस किया था क्या होती हैं और अलग अलग जो हैं जो फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल्स हैं। अब मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ कि थ्योरीज क्या होती हैं, उनका सबका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सैमुअल्सन क्या कहते थे कि ट्रेड साइकिल क्यों आती है, इनके ऊपर उनका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन जिस हिसाब से आता है मैंने उस हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन कंस्ट्रक्टेड अ मल्टीप्लायर एक्सेलेरेटर मॉडल एज्यूमिंग वन पीरियड लैग and different values of MPC, that is alpha, and accelerator, that is beta, that result in changes in the level of income pertaining to 5 different types of fluctuations. प्रोफेसर सैमुअल्सन ने एक एक्सेलेरेटर और मल्टीप्लायर के इंटरेक्शन के थ्रू मॉडल बनाया था जिसमें वन टाइम लैग लिया था, ठीक है, वन पीरियड लैग लिया था और डिफरेंट वैल्यूज़ चूज़ की थी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको अल्फ़ा डिनोट किया हुआ है और एक्सेलेरेटर जिसको बीटा डिनोट किया हुआ है, और ये बताया कि अल्फ़ा और बीटा मतलब एमपीसी और एक्सेलेरेटर की वजह से 5 टाइप की सिचुएशंस आ जाती हैं जो कि ट्रेड साइकिल्स की जो कि ट्रेड साइकिल बनाती हैं या बिजनेस साइकिल बनाती हैं। अब इसको कुछ इक्वेशंस में डिस्कस करेंगे। द सैमुअल्सन मॉडल इज़, वो ये कहते थे YT, दैट इज़ नेशनल इनकम जो है इन टाइम पीरियड T, इट इज़ इक्वल्स टू GT प्लस CT प्लस IT, ठीक है। तो YT मतलब नेशनल इनकम एट टाइम पीरियड T विच इज़ द सम ऑफ GT मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन टाइम पीरियड T, CT मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन टाइम पीरियड T, IT इज़ इन्वेस्टमेंट इन टाइम पीरियड T, ठीक है। अब वो ये कहते थे, वन टाइम लैग की बात की थी ना, तो ये जो CT है कंजम्पशन इन टाइम पीरियड T, इट इज़ अल्फ़ा, ये किस पे डिपेंड करती है, अल्फ़ा मैंने क्या बताया था, MPC पे डिपेंड करती है, ठीक है, एंड पुरानी इनकम पे डिपेंड करती है YT-1। आज जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपकी MPC कितनी है और आपकी पुरानी तनख्वाह का कितना % आप कंज्यूम करते हो वो चीज़ है, ठीक है। तो आपकी मेरी कंजम्पशन जो मुझे पिछले महीने तनख्वाह मिली थी उसी पे डिपेंड करती है ना। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट इन टाइम पीरियड T, इट इज़ इक्वल्स टू बीटा। बीटा क्या था, एक्सेलेशन या एक्सेलेटर प्रिंसिपल या एक्सेलेटर की वैल्यू, ठीक है, ब्रैकेट में CT-1। कई बुक्स में इसको चेंज इन CT भी लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंजम्पशन इन टाइम पीरियड T-1 तो चेंज ही पता लगा है ना इसमें, समझ की बात। तो इस पे डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट। अब बाय सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में डाल दो तो हमें क्या मिलेगा। तो ये जो है, ये जो CT है, ये वाली CT, तो इसमें तो मैंने ये वाली चीज़ डाल दी, ठीक है, ये वाली, ये जो CT है इसकी जगह ये पूरी इक्वेशन डाल दी, ठीक है, और ये जो CT-1 था इसकी जगह क्या आ गया, अल्फ़ा CT-2, क्योंकि 1 साल पुराना है तो यहाँ 1 साल पुराना है तो 2 साल पुराना बन जाएगा, समझ की बात। तो ये हल्की फुल्की सी मैनिपुलेशंस आपको आनी चाहिए। अगर मैं ब्रैकेट खोलूँ तो बीटा जो है फर्स्ट फ्रेज के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सेकंड फ्रेज के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे 99% बुक्स में ये नहीं लिखा हुआ कि जो सैमुअल्सन का मॉडल है उसमें GT को 1 लिया हुआ है। ये वाला जो GT है ना, ये वाला GT उसको 1 लिया हुआ है। इसको 1 क्यों लिया हुआ है, इसके ऊपर मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश की है कि सेटिंग GT मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन टाइम पीरियड T इक्वल टू 1 इज़ a normalization choice to keep the model tractable and emphasize the internal dynamics of consumption and investment as the driver ऑफ बिजनेस साइकिल। तो हमने GT को 1 इसलिए लिया है क्योंकि जो बिजनेस साइकिल है वो 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, GT, CT, IT। तो अगर GT को 1 ले लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, तो हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन निकाल सकते हैं कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की वजह से कि MPC और अल्फ़ा जो है और बीटा जो कि एक्सेलेरेटर है उनकी वैल्यूज़ की वजह से ट्रेड साइकिल्स आते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मॉडल को इस तरीके से लिया गया है। इफ़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग वर मेड डायनेमिक, अगर इसको डायनेमिक कर देते, ऊपर नीचे कर देते, इट वुड इंट्रोड्यूस अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडल में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती विच मे नॉट बी नेसेसरी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द कोर साइक्लिकल मैकेनिज्म। तो जो कोर साइक्लिकल मैकेनिज्म है, साइकिल्स को एक्सप्लेन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती अगर ये भी एज्यूम कर लें कि सरकार में भी जो सरकारी खर्चे हैं उनमें भी चेंज आता है। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1, तो सबसे पहले GT की जगह 1 ले लिया, ठीक है, क्योंकि GT को 1 माना था। अब अगला क्या है, अगला है आपका CT की जगह पे ये वाली अल्फ़ा YT-1, ये वाली पूरी इक्वेशन डाल दी और IT की जगह पे ये वाली पूरी इक्वेशन डाल दी, ठीक है। तो जब हम ये करेंगे CT की जगह पे हो गया और IT की जगह पे हो गया, इस तरीके से आ जाएगा। अब ध्यान से देखें
तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे भी y(t-1) है, यहाँ पे भी y(t-1) है। तो इसमें में से मैं कुछ कॉमन निकाल लेता हूँ। अल्फ़ा मैंने कॉमन निकाल लिया और ब्रैकेट में y(t-1) ही रह गया और यहाँ पे बीटा y(t-1) रह गया। अब अगर मैं इसमें से और इसमें में से दोनों में से y(t-1) भी कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ तो 1 माइनस बीटा ही बचा ना, और यहाँ पे वैसे का वैसे लिखते रहेंगे। तो क्या कहना चाहते थे जो सैमुअलसन है, वो ये कहना चाहते थे, अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, इफ़ वी नो द नेशनल इनकम ऑफ 2 पीरियड्स, अगर हमें 2 पीरियड्स की नेशनल इनकम पता है, पुराना साल और पुराने से पुराना साल, द नेशनल इनकम ऑफ द फॉलोइंग पीरियड कैन बी सिंपली ड्राइव्ड बाय टेकिंग अ वेटेड सम। अगर इनका वेटेड सम निकालेंगे तो हम अगले साल की भी नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, बट हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। द वेट्स डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़ ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब अल्फ़ा, एंड द एक्सेलेरेटर की वैल्यू जो कि है बीटा। एज्यूमिंग द वैल्यूज़ ऑफ एमपीसी टू बी ग्रेटर देन 0, कि एमपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी एंड लेस देन 1 होगी, एंड ऑफ द एक्सेलेरेटर ग्रेटर देन 0, और उन्होंने एज्यूम किया था कि जो एमपीसी है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी और जो एक्सेलेरेटर है वो हमेशा मतलब पॉजिटिव वैल्यू में रहेगा। तो इसको एज्यूम करते हुए सैमुअलसन एक्सप्लेन्स 5 टाइप्स ऑफ सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस। उन्होंने कहा था 5 टाइप की जो फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो इसमें मैंने 5 केसेस डिस्कस किए, केस 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले केस में मैंने जो वैल्यू लिया अल्फ़ा की वो लिया 0.5 और बीटा की वैल्यू मान लो 0 ली है, तो इस केस में साइकिल लेस पाथ आ जाता है, ऐसा सैमुअलसन का मानना था। और अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 0.5 0.5 ही रखूँ मगर जो बीटाज़ हैं उनकी वैल्यू 0 1 2 3 4 कर देता हूँ, तो इससे फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल बीटा की 1 वैल्यू ली है तो डैम्प्ड फ्लक्चुएशंस आएंगी, बीटा की 2 वैल्यू ली है तो कांस्टेंट लेवल पे फ्लक्चुएशंस आएंगी, बीटा की 3 ली है एक्सप्लोसिव सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस आएंगी, और बीटा की वैल्यू 4 ली है तो ये भी साइकिल लेस पाथ हो जाएगा। तो असल ज़िंदगी में ये भी साइकिल लेस, ये भी साइकिल लेस, तो ये तो अनरियलिस्टिक हो गया। तो ये 3 चीज़ें मेन है। इन दोनों में से भी डैम्प्ड और एक्सप्लोसिव का थोड़ा ज़माना ज़्यादा है और कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस तो कहाँ ही आती है, आपको पता ही है। तो अब सारे केसेस डिस्कस करेंगे। केस 1, तो Samuelson's case 1 shows a cycle-less path because it is based on the multiplier effect that accelerator plays no role. Acceleration तो 0 हो जाती है, इसमें बीटा की वैल्यू क्या है 0। तो जब बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक्सेलेरेटर तो कोई रोल प्ले करता ही नहीं, जो भी रोल प्ले करेगा वो मल्टीप्लायर ही करेगा। तो इस केस में उन्होंने कहा था साइकिल लेस पाथ होगा, इस तरीके से साइकिल जाएगी, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, समझ की बात। तो अब केस 2 में उन्होंने कहा था कि जब अल्फ़ा की वैल्यू तो 0.5 ही रही मगर जो एक्सेलेरेटर है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो क्या होगा इस सिचुएशन में, इट शोज़ अ डैम्प्ड सिक्लिकल पाथ फ्लक्चुएटिंग अराउंड द स्टैटिक मल्टीप्लायर लेवल एंड ग्रेजुअली सब्सिडाइजिंग टू दैट लेवल एज शोन इन द फिगर। कि भाई ये जो फ्लक्चुएशंस होंगी ये डैम्प्ड होंगी, डैम्प्ड मतलब पहले से कम होती जाएंगी, ऐसे ऐसे कम होती जा रही है ना, तो ये डैम्प्ड फ्लक्चुएशंस होंगी। अब अगर इससे एक स्टेप ऊपर चले तो बीटा की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा दी, मतलब 2 कर दी 1 से, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मतलब ये कांस्टेंट रेट पे ही चलता रहेगा। केस 3 डिपिक्ट्स साइकिल्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रिपीटिंग देमसेल्व्स अराउंड द मल्टीप्लायर लेवल। तो मल्टीप्लायर लेवल के अराउंड ही ये कांस्टेंट लेवल पे चलती रहेंगी, तो ये भी थोड़ा बहुत अनरियलिस्टिक है। दिस केस इज डिपिक्टेड बाय द गिवन फिगर जो दी हुई है। नेक्स्ट केस 4 में हम इसकी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बीटा की वैल्यू 3 कर देते हैं, तो इससे जो साइकिल्स होंगी वो एक्सप्लोसिव हो जाएंगी। एक्सप्लोसिव का मतलब है पहले से ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएंगी, ठीक है। तो केस 4 डिपिक्ट्स साइकिल्स ऑफ एंटी डैम्प्ड और एक्सप्लोसिव साइकिल्स एज शोन इन द फिगर, कि पहले से ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगी। फिर आ जाता है केस 5 में उसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू एक और बढ़ा के 4 कर दी, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू सेम रखी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी साइकिल लेस पाथ हो जाएगा। केस 5 रिलेट्स टू अ साइकिल लेस एक्सप्लोसिव अपवर्ड पाथ इवेंचुअली अप्रोचिंग टू अ कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ एज शोन इन द फिगर। तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो जाएगा, काफ़ी एक्सप्लोसिव पाथ होगा, समझ की बात। अब कंक्लूड करते हैं इसको। ऑफ द 5 केसेज एक्सप्लेन्ड अबव, ये जो 5 केसेज हैं, ओनली 3 दैट इज केस 2, केस 3 एंड केस 4 आर सिक्लिकल इन नेचर। तो बाकी तो जो फर्स्ट एंड फिफ्थ है वो सिक्लिकल नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों में एक में एक्सप्लोसिव आ रहा है, एक में थोड़ा डाउनवर्ड टाइप आ रहा है, ठीक है। बट दे कैन बी रिड्यूस टू 2 बिकॉज केस 3 पर्टेनिंग टू साइकिल्स ऑफ
कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हैज़ नॉट बीन एक्सपीरियंस्ड। तो इसमें से भी जो रियलिस्टिक है वो केस 4 और केस 2 है, क्योंकि केस 3 में तो ये जो साइकिल है ये तो कांस्टेंट रेट पे चल रही है, तो कांस्टेंट रेट हमें हार्डली कहीं देखने को मिलता है। सो फार एज केस 2 ऑफ damped cycles is concerned, these cycles have been occurring irregularly in a milder form over last half century। तो पिछली 50 सालों में देखें तो ये जो डैम्प्ड वाले हैं ये लगातार आते रहते हैं, मगर जो फ्लक्चुएशंस हैं वो पहले से कम होती रहती हैं। जनरली cycles in post World War II period have been relatively damped compared to those इन द इंटर वर्ल्ड वॉर 2 पीरियड। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान जो साइकिल्स आई थी, तो वर्ल्ड वॉर के बाद देखें तो वो डैम्प्ड साइकिल्स ही आ रही हैं, एकदम से ऐसी फ्लक्चुएशन नहीं हो रही जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे होती थी। दे आर द रिजल्ट ऑफ सच डिस्टर्बेंसेज विच मे बी कॉल्ड एराटिक शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सोजीनस फैक्टर्स, दैट इज वॉर्स, चेंजेस इन क्रॉप्स, इन्वेंशंस एंड सो ऑन। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये इसलिए आती रहती हैं क्योंकि लगातार एक्सोजीनस फैक्टर्स हैं, जैसे वॉर्स लग गई कोई तो फ्लक्चुएशन आ गई, कोई क्रॉप पैटर्न में चेंज आ गया, या फिर कोई बारिश नहीं पड़ी, या कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई मसला आ गया, या क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ गए। केस 4 ऑफ एक्सप्लोजिव साइकिल्स हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द पास्ट। इतना ज़्यादा हमने एक्सप्लोजिव साइकिल्स को एक्सपीरियंस नहीं किया। इन द इट्स एब्सेंस being the result of endogenous economic factors that limit the swings। जैसे आजकल मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी सरकारें इस हिसाब से बनाती हैं कि एक्सप्लोजिव साइकिल्स ना आए। हिक्स हैज़ however built a model of trade cycles assuming the values that would make for explosive cycles kept in check by ceilings and floors। तो उन्होंने जो हिक्स हैं, इन्होंने अगला मॉडल जो है मैं डिस्कस करूँगा। हिक्स ने एक ऐसा मॉडल डिस्कस किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ट्रेड साइकिल है वो सीलिंग और ये जो फ्लोर है इसी के बीच में घूमती रहेगी, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं। वो अगला मॉडल है, वो हिक्स का मॉडल है, ये तो सिमुलसन का मॉडल है, तो वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इस मॉडल की लिमिटेशंस। द इंट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेरेटर हैज़ द मेरिट ऑफ रेजिंग द नेशनल इनकम एट अ मच फास्टर रेट देन बाय ईदर मल्टीप्लायर और एक्सेलेरेटर अलोन। तो इस ट्रेड साइकिल में एक पॉजिटिवनेस ये है कि मल्टीप्लायर और एक्सेलेरेटर दोनों की जब बात करते हैं तो दोनों के इंट्रैक्शन से नेशनल इनकम काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। अगर हम सिर्फ मल्टीप्लायर को लेते या एक्सेलेरेटर को लेते तो उतनी तेज़ी से नेशनल इनकम ना बढ़ती। इट सर्व्स एज अ यूजफुल टूल नॉट ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग बिजनेस साइकिल्स बट ऑल्सो एज अ गाइड टू स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। तो स्टेबलाइजेशन के लिए भी काफ़ी हेल्प करती है और बिजनेस साइकिल्स को स्टडी करने में तो हेल्प करती ही है। डिस्पाइट दीज apparent uses of multiplier accelerator interaction, this analysis has the following limitations। तो इस मॉडल में जो खामियां हैं वो तो, जो पॉजिटिवनेस है वो तो है ही हैं, बट कुछ खामियां भी हैं। तो सबसे पहली खामी, Samuelson is silent about the length of the period in the different cycles explained by him। तो लेंथ क्या रहेगी, लॉन्ग पीरियड है, शॉर्ट पीरियड है, कितने साल की लेंथ है ये तो पता ही नहीं। दूसरी, दिस मॉडल assumes that MPC दैट इज़ अल्फ़ा एंड एक्सेलेरेटर बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, मगर ये तो टाइम टू टाइम ऊपर नीचे होते रहते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब ये है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर साइकिल लेस पाथ है, फॉर एग्जांपल ये साइकिल लेस पाथ है या साइकिल वाला पाथ है, ये वाला पाथ, तो जब भी कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस या एक्सप्लोजिव फ्लक्चुएशंस होंगी तो इनकी वैल्यूज़ यही रहेंगी, ये चेंज नहीं होंगी इस सिचुएशन में। तो भाई इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए सरकार फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी लाएगा तो इनकी वैल्यू भी तो ऊपर नीचे होंगी ना। तो एक गिवन प्रॉब्लम में इनकी वैल्यू को कॉन्स्टेंट माना जाता है, जो कि अनरियलिस्टिक है। बट इन reality they change with the level of income so that this is applicable only to the study of smaller fluctuations। तो ये smaller fluctuations के लिए तो ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार भी तो कोई ना कोई पॉलिसी चेंज करेगी जिससे अल्फा बीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होंगी। नेक्स्ट आ जाता है, द साइकिल्स एक्सप्लेन्ड इन दिस मॉडल ऑस्किलेट अबाउट अ स्टेशनरी लेवल इन द ट्रेंडलेस इकॉनमी। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये तो कहते हैं कि ये ऐसी चलती रहेंगी, ठीक है, मगर असल ज़िंदगी में तो साइकिल्स जो हैं अप ट्रेंड में चलती हैं या डाउन ट्रेंड में चलती हैं, वो चीज़ तो बता ही नहीं। समझ की बात। दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक बिकॉज एन इकॉनमी इज़ नॉट ट्रेंडलेस। ट्रेंड्स तो होता ही है ना, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, बट इट इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ तो लगातार होनी है। दिस हैज़ लेड हिक्स टू फॉर्मुलेट हिज थ्योरी ऑफ द ट्रेड साइकिल इन अ ग्रोइंग इकॉनमी। तो जो हिक्स है उन्होंने बनाई थी अपनी थ्योरी, जो कि मैंने ये बताई है कि ग्रोइंग इकोनॉमी में किस हिसाब से जो है ट्रेड साइकिल्स अकर करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू डुइसनबेरी इट रिप्रेजेंट्स अ मैकेनिकल explanation of the trade cycle because it is based on the multiplier
एक्सेलेरेटर इंटरेक्शन इन द रिजिड फॉर्म। तो डुसेनबेरी ने कहा था कि ये एक तो मैकेनिकल टाइप की होगी, इसमें कोई प्रॉपर बातें तो बताई नहीं कि क्यों आएगी, कैसे आएगी, बस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऊपर नीचे करते रहो और साइकिल्स को देखते रहो कितनी आएंगी। तो मैकेनिकल टाइप सी है, इसमें कोई इंटरेक्शन के बारे में रिजिड फॉर्म में बताया, फ्लेक्सिबल तरीके से नहीं बताया कि क्या क्या होगा। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स द इफेक्ट्स ऑफ मॉनिटरी चेंजेस अपॉन द बिजनेस साइकिल्स। मॉनिटरी चेंजेस, मनी के जो फ्लो है, मनी सप्लाई को ज़्यादा कम करके क्या क्या चेंजेस आएंगे और उसको किस किस तरीके से लेना है, उस चीज़ को तो इन्होंने बताया ही नहीं। तो बेसिकली ये मॉडल उस तरीके से फेल कर जाता है जिसमें हम बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, किस किस तरीके से हम चेंजेस ला सकते हैं, मॉनिटरी चेंजेस के थ्रू भी किस तरीके से जो है उस जो साइकिल्स हैं उसमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।